Good afternoon, everyone. Myself, Ravindra Singh. Today we will discuss here mechanism of respiration. Mechanism of respiration. बेसिकली हम इसमें पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी मूवमेंट। रेस्पिरेटरी मूवमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जो भी मसल्स वर्क करेंगी तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेनली जब हम सांस लेते हैं, जिस टाइम में हम सांस ले रहे होते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इंस्पायरेशन कहते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं उसको कहते हैं एक्सपायरेशन। नेक्स्ट, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, हमारा थोरेसिक केज क्या होता है, उसका एनलार्जमेंट होता है और हमारे लंग्स क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग्स में इजिली जो एयर होती है वो एंटर करती है, राइट। नेक्स्ट आता है एक्सपायरेशन की बात। एक्सपायरेशन में क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं दैट टाइम क्या होता है, थोरेसिक केज का साइज डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स होता है वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। मतलब अपनी पोजीशन में जैसे प्री इंस्पायरेटरी पोजीशन, मतलब सांस लेने से पहले जो पोजीशन थी उसमें वापस आ जाता है। जब नेक्स्ट ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में क्या हो जाता है, जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं उस टाइम पे क्या होता है, जो हम इनहेल कर रहे होते हैं, इनहेल करने में एक्टिव प्रोसेस होता है और जब हम एक्सहेल करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, पैसिव प्रोसेस होता है। मतलब एक्टिव प्रोसेस मतलब कि जैसे हम सांस ले रहे हैं, खुद से सांस ले रहे हैं जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हमारा एक्टिव प्रोसेस हो गया। और पैसिव प्रोसेस जिसपे हमारा कंट्रोल है, जैसे सांस लेके मैं कम से कम 30 सेकंड या 40 सेकंड अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकता हूँ, इट मीन्स कि ये पैसिव प्रोसेस हो गया, राइट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन की। अब भाई कोई भी मसल्स को हम जो भी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये मूवमेंट को कौन करा रहा है, हमारे सारे मसल्स करा रहे हैं। सपोज दैट अगर मसल्स हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स सपोज दैट पैरालाइज हो जाती हैं तो पेशेंट और जो पर्सन होता है वो ब्रीथ नहीं कर पाता, ना ब्रीथ इन करेगा ना आउट करेगा, राइट। तो हम इन मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आती हैं मसल्स में इंस्पायरेटरी मसल्स में, वो भी दो टाइप की होती हैं। एक्सपायरेटरी मसल्स वो भी दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट बात करें हम प्राइमरी मसल्स या मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स की। अब इसमें क्या होते हैं, ये बेसिकली जब हम नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं ये प्राइमरी मसल्स तब वर्क करती हैं, और एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स वो होती हैं जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं या फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पे ये प्राइमरी मसल्स को हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी इंस्पायरेटरी मसल्स की। इंस्पायरेटरी मसल्स वो मसल्स होती हैं जिनको जो हेल्प करती हैं हमारी इनहेलेशन में, मतलब इंस्पायरेटरी फेज में जो हेल्प करती हैं उनको हम कह रहे हैं इंस्पायरेटरी मसल्स। अब ये भी दो टाइप की होती हैं, इनको मैंने पहले बताया था आपको कि प्राइमरी मसल्स होती हैं, राइट। नेक्स्ट होता है एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स होती हैं। प्राइमरी मसल्स में क्या होता है, कौन कौन सी होती हैं, जैसे डायफ्राम हो गया। डायफ्राम की सप्लाई कौन करता है, फ्रेनिक नर्व करता है। फ्रेनिक नर्व का रूट वैल्यू होती है C3 to C5 एंड और दूसरी होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, जो सप्लाई रूट वैल्यू जिसकी जो सप्लाई करते हैं कौन, इंटरकॉस्टल मसल्स करती है, राइट। उसकी रूट वैल्यू होती है T1 to T11। अब एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स होती हैं, वो होती हैं कौन कौन सी, SCM मसल्स होगी, स्केलेटनी मसल्स होगी, एंटीरियर स्टेरेटाई होगी, एलिवेटर्स ऑफ स्कैपुले एंड पेक्टोरल्स मसल्स होगी। ये आपकी होगी एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स। नेक्स्ट आते हैं एक्सपायरेटरी मसल्स में। एक्सपायरेटरी मसल्स में इंटरनल मसल्स आती हैं जो इनर्वेट करते हैं, मतलब जिसको नर्व सप्लाई होती है कौन, इंटरकॉस्टल मसल्स नर्व होती हैं बेसिकली, ठीक है। सेकेंड एसेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, जैसे हमारी एब्डोमिनल मसल्स होगी, जैसे ट्रांसवर्स मसल्स हो गया, ये हमारी क्या होती हैं, एब्डोमिनल मसल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं हमें एक्सपायरेशन में। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक आता है मूवमेंट ऑफ थोरेसिक केज। भाई जब हम सांस ले रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी थोरेसिक केज में मूवमेंट होती है और लंग्स में भी मूवमेंट होती है, पर हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे थोरेसिक केज की मूवमेंट की। अब इसमें जब इनहेल कर रहे होते हैं दैट टाइम हमारे थोरेसिक केज का साइज डिक्रीज होता है और इंक्रीज होता है, पर मेन जो डायमीटर इंक्रीज होता है यहाँ पे कौन सा है, एंटीरियर पोस्टीरियर, मतलब एंटीरियर साइड आगे वाला हो गया, पोस्टीरियर पीछे वाला। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होता है और ट्रांसवर्स
डायमीटर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट थर्ड, इसमें वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेन 4 यूनिट होती है जो इस मूवमेंट को कराती हैं, जैसे थोरेसिक लीड हो गया, अपर कॉस्टल सीरीज हो गई, लोअर कॉस्टल सीरीज हो गया एंड डायफ्राम हो गया। यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम पहले फर्स्ट थोरेसिक लीड को। थोरेसिक लीड में क्या होता है? थोरेसिक लीड इज फॉर्म्ड बाय मैन्यूब्रियम स्टर्नी एंड द फर्स्ट पेयर ऑफ द रिब्स। जो हमारा मैन्यूब्रियम स्टर्नमी क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है? जो स्टर्नम होता है हमारे यहाँ पे, तो उसका मैन्यूब्रियम पार्ट होता है जहाँ पे क्लेविकल आपकी अटैच होती है। ठीक है, तो उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट है। तो ये वाला फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स एंड मैन्यूब्रियम स्टर्नी का जो पार्ट होता है, इसको कहते हैं हम थोरेसिक लीड। ठीक है, उसको बेसिकली बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थोरेसिक ओपर्कुलम, राइट। नेक्स्ट, जो ये जब मूवमेंट ऑफ थोरेसिक लीड इंक्रीज द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ थोरेसिक लीड, जब इसका थोरेसिक लीड का मूवमेंट होता है तो क्या होता है? जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है ये क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों? ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटनी मसल्स, द फर्स्ट मूवमेंट मूव अपवर्ड टू ए मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो क्या होगा? जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट हो जाती है फाइबर्स। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो ये रिब्स है ये क्या हो जाती है? अपवर्ड मूव हो जाती है और मोर हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड होगा और हॉरिजॉन्टली आ जाता है, मतलब अपवर्ड ऊपर हो गया और हॉरिजॉन्टली तो बाहर की साइड आने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा इंक्रीज हो जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ अपर थोरेसिक केज का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपर कॉस्टल सीरीज की। अपर कॉस्टल सीरीज में क्या हो जाता है? अपर कॉस्टल सीरीज इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 2 to 6 पेयर ऑफ रिब्स, मतलब सेकंड रिब्स से 6 पेयर ऑफ रिब्स तक हम क्या बोल रहे हैं? इसको अपर कॉस्टल सीरीज बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें जो मूवमेंट होगी, मूवमेंट ऑफ अपर कॉस्टल सीरीज इंक्रीज द एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ थोरेसिक केज। भाई अपर कॉस्टल सीरीज में कोई भी मूवमेंट होगा, जो भी मूवमेंट होगा उससे क्या होगा? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर तो इंक्रीज होगा ही, साथ साथ क्या होगा? ट्रांसवर्स डायमीटर भी इंक्रीज हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, इसमें अपर कॉस्टल सीरीज में 2 टाइप के मूवमेंट होता है। एक होता है पंप हैंडल मूवमेंट होता है, दूसरा होता है बकेट हैंडल मूवमेंट होता है। अब पंप हैंडल मूवमेंट क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉज एलिवेशन ऑफ दीज रिब्स एंड अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्टर्नम। अब क्या होता है? जब मसल्स का, जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारे रिब्स क्या अपवर्ड चली जाती हैं, ऊपर की साइड आ जाती हैं, थोड़ा उठ। जब हम सांस लेते हैं तो हम खुद महसूस कर सकते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा थोरेसिक केज क्या होता है? थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है, शिफ्ट होता है, और साथ साथ क्या होता है? ऊपर जा रहा है और आगे की साइड आ रहा है, फॉरवर्ड साइड आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसको हम नेक्स्ट आता है बकेट हैंडल मूवमेंट। बकेट हैंडल मूवमेंट क्या होता है? जो सेंटर पोर्शन ऑफ दिस रिब्स, सेंटर पोर्शन कौन सा होता है हमारे रिब्स का? जो ये हमारा आर्च बनता है जस्ट एक्सिला के नीचे, जो एक्सिला वाला पोर्शन होता है, मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड टू ए मोर हॉरिजॉन्टल वर्ड। ये क्या होता है? जो अपवर्ड करेगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा और मोर हॉरिजॉन्टल में जाएगा, तो ये इसको उस मूवमेंट को क्या कहते हैं हम? बकेट हैंडल मूवमेंट। जिसके उस मूवमेंट में क्या हो रहा है? बकेट हैंडल मूवमेंट में क्या होता है? हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज हो जाता है थोरेसिक केज का। नेक्स्ट, लोअर कॉस्टल सीरीज की बात करेंगे तो लोअर कॉस्टल सीरीज बनती है हमारी 7 to 10th पेयर ऑफ द रिब्स। जो हमने अपर पढ़ा था, अपर में था 2 to 6, और जो लोअर कॉस्टल सीरीज है ये है 6 to 10th पेयर ऑफ रिब्स। अब बात करते हैं इसमें मूवमेंट की। इसमें जो मूवमेंट, जो डायमीटर इंक्रीज करेगा, इसमें हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बकेट हैंडल मूवमेंट, जो हमने पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें कैसे मूवमेंट हो जा रहा है बकेट हैंडल में? लोअर कॉस्टल सीरीज ऑफ रिब्स ऑल्सो शो बकेट हैंडल मूवमेंट बाय स्विंगिंग आउटवर्ड एंड अपवर्ड। अब ये क्या होता है? अपवर्ड स्विंग करता है और आउटवर्ड स्विंग करता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? बकेट हैंडल मूवमेंट कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या हो जाता है? बकेट हैंडल मूवमेंट जहां पे होगा हमेशा वहां पे ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज होगा। ठीक है, और जहां पे पंप हैंडल मूवमेंट होगा वहां पे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज होगा।
नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे, डायफ्राम की बात करते हैं। डायफ्राम में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम इंक्रीज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरेसिक केज। जब भी डायफ्राम क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा वर्टिकल डायमीटर जो थोरेसिक केज का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वर्टिकल डायमीटर जैसे हमारी स्पाइन जो वर्टिब्रे हैं एक साइड में लगी होती हैं वर्टिकली, तो उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे सपोज जब मैं नॉर्मल पोजीशन ब्रीथ में था, तो मेरी जो क्या कहते हैं वर्टिकल डायमीटर है वो है सपोज 6 सेंटीमीटर। जब मैंने इनहेल किया, सांस अंदर लिया, तो वो 6 इंच से लेकर या 6 सेंटीमीटर मान के चलो, तो वो 7 हो गया या 8 हो गया, राइट। ठीक है, वो क्यों होता है, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, हमारा डायफ्राम होता है वो डोम शेप में होता है, मतलब डोम शेप में होता है, जो कॉन्वेक्स होता है शेप में और अपवर्ड फेसिंग होता है जब हम इनहेल कर रहे होते हैं, राइट, मतलब सांस लेने से पहले, राइट। जब हम इनहेल करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स फाइबर का, मतलब डायफ्राम बेसिकली क्या है, एक मसल्स है। जब उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से उसके जो फाइबर है वो शॉर्ट हो जाते हैं और वो फ्लैट हो जाता है। जब वो फ्लैट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो थोरेसिक केज का जो वो है डायमीटर है वो वर्टिकली इंक्रीज हो जाता है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट फ्लैट हो जाता है, जो फ्लैट एंड ऑफ डायफ्राम इंक्रीज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द थोरेसिक केज। सेम जो मैंने बताया, जो अभी जिसकी जब डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा थोरेसिक केज का साइज जो होता है वर्टिकली इंक्रीज हो जाता है। ओके, थैंक यू।